हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस कोरोना वायरस के सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस क्या है और वो कौन सा डिजीज़ कॉज करता है और एग्जैक्टली कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए इस वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है और ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, दैट इज़ इसका पैथोजेनिसिटी क्या है। एंड बच्चों इसी वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका कोविड-19 जो बीमारी है उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। हाँ तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशंस के बारे में। कोरोना वायरस जो है दैट मीन्स सार्स कोविड-2 जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशंस बच्चों दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये डाटा जो बच्चों ये मैंने NCBI से लिया है, पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें मैंने वहीं से लिया है NCBI से लेके, और ये सब रिसर्च पेपर से लेके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह से यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशंस है बच्चों। ठीक है, पहला है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशंस का मतलब बच्चों की एक अफेक्टेड पर्सन से सीधा जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें चला जाएगा, तो इसको यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशंस। ठीक है, अब एग्जैक्टली ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस का मतलब है कि आपका अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो जब भी वो थूकता है, छींकता है, खांसता है, मतलब कफिंग, सीजिंग और आपका स्नोरिंग वगैरह जो करता है तुम्हारा, ठीक है ना, उससे जो भी वाटर ड्रॉपलेट निकलता है बच्चों, वाटर ड्रॉपलेट, और उसका साइज आपके 5 से 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा या उतना भी हो तो काम चल जाएगा। मतलब उसमें उस वाटर ड्रॉपलेट में बच्चों वायरस भी है और पेशेंट्स के बॉडी से निकला हुआ वाटर ड्रॉपलेट भी रहता है, तो वो एज ए कैरियर रहता है। अगर उसके 1 मीटर के दायरे में, 1 मीटर के रेंज में, ठीक है ना, अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है, तो वो उस ड्रॉपलेट को रिसीव कर लेते हैं। अब रिसीव करने का दो तरीका है बच्चों, या तो पेशेंट जो है वो डायरेक्टली अपने माउथ या नोज के थ्रू, दैट मीन्स उसके म्यूकोसल पार्ट को ये इफेक्ट करता है। ठीक है ना, म्यूकोसल पार्ट्स को क्या करेगा, ये इफेक्ट करता है, म्यूकोसल सेल्स के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, म्यूकोसा बच्चों आपका ये जो म्यूकोसा यहाँ पे दिख रहा है, म्यूकोसा बच्चों ये अगर एलिमेंट्री कैनाल्स का वाल पढ़ोगे या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वाल पढ़ोगे तो उसमें सबसे अंदर होता है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, और उसके बाद बाहर सबसे बाहर होता है मस्कुलरिस लेयर होता है। तो ये जो ल्यूमेन का वाल है, ये ल्यूमेन है, यहाँ से एयर या फूड जो भी पास हो रहा है, तो इसमें ये वाला जो वाल है इसको बोलते हैं हम लोग म्यूकोसा। तो यहाँ पे म्यूकोसा वाल पे बच्चों यहाँ पे एपिथेलियल लाइनिंग होता है, वहाँ पे उसके सेल के साथ ये वायरस जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अपने स्पाइक प्रोटीन्स के हेल्प से ये इस म्यूकोसा के वाल पे अटैच हो जाएगा तुम्हारा म्यूकोशनल एपिथेलियल के साथ। उसी तरीके से दूसरा एक चांसेस है बच्चों कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट है थूकने, खांसने और छींकने की वजह से जो रिलीज हुआ था वो एयर के थ्रू हो सकता है कि आपकी आंखों में आ जाए। दैट मीन्स आपका जो कंजक्टिवा है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो कंजक्टिवा से अटैच हो सकता है, तो आई भी रिसीव कर सकता है उस वाटर ड्रॉपलेट्स को। तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन था बच्चों। ठीक है, इसको बोला जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। दूसरा जो रास्ता है बच्चों, ये इसी को बोलते हैं आपको बच्चों कॉन्टैक्ट रूट बोला जाता है, कॉन्टैक्ट टच वगैरह से जिसको बोलते हैं, या इसका एक और नाम है फॉर्माइट। ठीक है ना, फॉर्माइट्स का मतलब हो गया कि कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पेन है, ठीक है ना, मोबाइल है, ठीक है ना, कीबोर्ड है, माउस है, इवन डोर का नोब है, ठीक है ना, उन सब्स के थ्रू भी क्या होता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई अगर पेशेंट है, उसने जब आपका स्पिट किया या कफिंग किया या सीजिंग किया, छींका होगा, तो उससे जो बॉडी से वाटर ड्रॉपलेट निकला वो आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर पड़ गया है और उसके ऊपर है। तो अलग अलग सरफेस पे, मेटालिक सरफेस पे, जैसे 2-3 घंटे 4 घंटे इस तरह का लाइफ स्पेन होता है उस वायरस का, तो उतना देर तक वो उस वाटर ड्रॉपलेट के साथ वहाँ पे जिंदा रहेगा। जैसे ही किसी ने उसको टच किया और बिना हाथ धोए कुछ अगर इनहेल करता, खाता है, ठीक है, तो अब वो जो वायरस था उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से और उसके हाथ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, अब ये चला जाएगा एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाता है।
तो ये हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट रूट फॉर्माइट, ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया बच्चों। इवन इसमें बच्चों जो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है या थर्मामीटर होता है उसके थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकता है। बाकी जैसे मैंने बोला मेटालिक सरफेस हो गया, मेटालिक सरफेस में जैसे डोर नॉब हो गया या आपका स्टेयर्स के सराउंडिंग में जो स्टेयरिंग लगा वो लगा रहता है ना स्टील का, उसके थ्रू हो सकता है। क्लॉथ हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, इस तरह के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ एकदम साफ साफ क्लियर कर देते हैं बच्चों कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बच्चों वो एयरबोर्न नहीं है, ध्यान में रखना, एयरबोर्न नहीं है, ध्यान में रखना। अगर एयरबोर्न होता तो ये और भी ज़्यादा महामारी हो जाता बच्चों, ठीक है ना, एयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ये एयर में बहुत ज़्यादा देर तक ये जिंदा वायरस नहीं रहता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो एयरबोर्न नहीं है, ध्यान में रखना। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो है इस आपका SARS-CoV-2 के लिए नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो पहले इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बच्चों आपका जिस टाइम से ये वायरस आपके बॉडी में इन्फेक्ट हुआ, मतलब बॉडी में घुसा, उस टाइम से लेके आपका पहला जो साइन एंड सिम्टम जब अपीयर होता है तो उस ड्यूरेशंस को हम लोग कहते हैं बच्चे इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब फ्रॉम द इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन और सिम्टम्स, इस पीरियड को हम लोग बच्चे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में स्पेशली जैसे वुहान में करीब करीब 200-250 पेशेंट्स को टारगेट करके ये डाटा निकाला गया था। तो उसमें जो मैक्सिमम जो पेशेंट थे बच्चों उनमें आपका 5 to 6 डे में आपका बच्चों ये आपका साइन एंड सिम्टम अपीयर हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है बच्चों, यहाँ पे इनका इंक्यूबेशन पीरियड आपका 2 दिन से लेके 2 वीक्स तक होता है। 2 वीक्स मतलब हो गया बच्चों 14 डे, 14 दिन। इसलिए बच्चों क्या किया जाता है कि मैक्सिमम अगर कोई बाहर दूसरे कंट्री से या किसी दूसरे स्टेट से जब आता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिनों के लिए, क्योंकि ये उसका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर इस बीच में जैसे ये पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन है, अब इसको 14 दिन के बाद पता चलेगा कि उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। मेन प्रॉब्लम यही है बच्चों। और ये जो पीरियड है यही इसी को बोलते हैं लेटेंट पीरियड या हिडन स्टेट रहता है, जिसमें आपका एसिम्प्टोमेटिक कंडीशंस होता है, जिसमें पेशेंट है लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं होता है, तो पता नहीं चलता और उसी से वो ट्रांसमिशन और हो रहा होता है कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो ये सिम्टम लेस कंडीशंस वाला होता है 14 दिन से पहले वाला बच्चों, ठीक है। तो ये सबसे डेंजरस पार्ट होता है इस कोरोना वायरस को लेके, जिससे पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पर्सन इन्फेक्टेड है कौन सा पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जब भी बाहर जाना है बच्चों मास्क पहन लो, जैसे देखा बच्चों कि वहाँ वाटर ड्रॉपलेट जो था उससे बस बचना है। मास्क में कोई भी क्लॉथ का कपड़ा का जो वाटर ड्रॉपलेट को एब्जॉर्ब कर सके उससे बच जाएंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अफेक्टेड ऑर्गेन्स एंड देयर पैथोजेनिसिटी। तो बच्चों आपका एक द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, अदर और ऐसे भी सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे इतने सारे कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन है, विकीपीडिया पे इतने सारे इंफॉर्मेशन है, इसमें एक सबसे कॉमन दिखता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड ऑर्गन्स है वो है बच्चों लंग्स, ठीक है। बट लंग्स क्यों इतना ज़्यादा अफेक्टेड है उसके पीछे रीज़न जो है थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे इसका वायरस का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे कैसे मल्टीप्लाई करता है, तो वहाँ पे और डिटेल में देख लेंगे। तो द हिंदू में जो छपा है रिपोर्ट उसके हिसाब से बच्चों कि जो SARS-CoV-2 है उसका जो स्पाइक प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन्स का मतलब बच्चों ये कोरोना वायरस का बॉडी वॉल हो गया और बाहर इस तरह से इसमें जो स्पाइक बना हुआ था इसको बोला है स्पाइक प्रोटीन्स। इस स्पाइक प्रोटीन्स पे 2 तरह का डोमेन होता है, S1 और S2। इस S2 का जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है बच्चों वो ACE2 हो गया बच्चों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो ये इसके साथ बाइंड करता है, ठीक है। और इसी के वजह से बच्चों ये ह्यूमंस में बॉडी में घुसा ही है इसी रिसेप्टर के वजह से, समझे।
इसी रिसेप्टर के वजह से। तो इसका जो पॉसिबिलिटी है बच्चों, एल्वलाई जो होता है लंग्स का, एल्वलाई दैट मीन्स क्या हो गया, सबसे फाइनेस्ट पार्ट हो गया बच्चों। जैसे लंग्स में इस तरह से ट्रैकिया, फिर इस तरह से ब्रोंकाई, फिर देन उसके बाद ब्रोंकियोल्स, उसके बाद और सेकेंडरी टर्शियरी, एंड देन फाइनली बच्चों इस तरह से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसी को बोलते हैं एल्वलाई। ठीक है, तो इस एल्वलाई के वाल पे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स रिसेप्टर है वो रिच अमाउंट में होता है। ठीक है, तो इसके वजह से बच्चों ये सबसे पहले कहाँ पे, ये लंग्स पे ही अटैक करता है और लंग्स के जो एल्वेलर सेल्स हैं उनके साथ बाइंड करता है। ठीक है, और बाइंड करके जब ये मल्टीप्लाई करता है बच्चों और उसमें से निकलता है तो लंग्स के सेल्स मरने स्टार्ट हो जाते हैं, डेड होना स्टार्ट हो जाता है। और उससे प्रोटेक्शंस के लिए लंग्स जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में म्यूकस वगैरह का सिक्रेशंस करता है, और उस म्यूकस की वजह से पूरा जो ट्रैकियल सिस्टम होता है बच्चों, मतलब यहाँ से ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स वाला जो पार्ट है वो चौक होना स्टार्ट होता है, जाम हो जाएगा, ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से बच्चों यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है ना, इस वजह से हम लोगों को वहाँ पे पेशेंट्स को वेंटिलेशंस पे रखना होता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसके बॉडी में एयर ऑक्सीजन पहुँचाना होता है ताकि ऑक्सीजन बॉडी में ठीक कॉन्स्टेंट में रहे। अदरवाइज ऑक्सीजन जैसे कम होगा तो सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होने लगते हैं बच्चों। ठीक है ना, ब्रेन अफेक्टेड हो जाएगा आपका, ठीक है ना, हार्ट अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारा सिस्टम ही बॉडी का चौक होना स्टार्ट हो जाता है, काम करना नहीं बंद करता है। ठीक है, दूसरा इसमें बच्चों है आपका हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के जैसे बोला यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे कम होना स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन जैसे कम होगा तो हार्ट का जो मसल्स है उसके सेल्स मरने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो माइकार्डियल एस्केमिया, उसके बाद माइकार्डियल इन्फ्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है और दैट विल लीड इनटू द हार्ट अटैक वगैरह में लीड कर सकता है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद अगर ये वायरस बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम में घुस गया, ब्लड में गया, तो ब्लड के वाल पे जाके इसके ब्लड वेसल्स के वाल के साथ बाइंड करता है और ब्लड वेसल्स के वाल को डैमेज करना स्टार्ट करता है, डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा। और जैसे डैमेज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये आपका जो ब्लड वेसल्स है ये आपका वेसो डायलेटर और वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, दैट मीन सेरोटोनिन वगैरह का सिक्रेशंस करना स्टार्ट करता है। तो ब्लड वेसल्स क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है, जिसके वजह से बच्चों आपके बॉडी में, ठीक है ना, ऑर्गन्स में क्या होता है, लिमिटेड ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई होने लगता है। ठीक है ना, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो ब्लड का वाल है, ब्लड वेसल्स का वाल है वो डैमेज होता है, और डैमेज होने की वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो गया, ब्लड वेसल्स ये कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है ड्यू टू द वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर के वजह से सेरोटोनिन्स हो गया जैसे। ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है, आपका ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड होने लगता है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस होने लगता है, तो दूसरे ऑर्गन्स वगैरह भी मरने लगते हैं तुम्हारा। तो इसके वजह से बच्चों अगर देखा जाए ब्लड वेसल्स में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर्स है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर्स वाले जो पेशेंट हैं, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर्स, और दूसरा बच्चों जो डायबिटिक पेशेंट्स है, ठीक है ना, इनको सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे आ जाते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह के पेशेंट्स के बचने का चांसेस थोड़ा इस केसेस में कम हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं फॉर द इस कोविड-19 को लेके। ठीक है ना, कोविड-19 को लेके ये लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इसके अलावा बच्चों सेम इसी तरह से मैकेनिज्म आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो अदर ऑर्गन्स में उसी तरह से किडनी, गट के वाल से तो स्टार्ट ही हुआ था, माउथ के थ्रू जब इंटर किया था तो गट का वाल भी डैमेज होने लगता है, एंड फाइनली ऑक्सीजन वगैरह कम होने की वजह से आपके ब्रेन के सेल्स भी मरने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ब्रेन का भी सेल्स क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका अफेक्टेड ऑर्गन्स एंड देयर पैथोजेनिसिटीज के बारे में। ठीक है ना, ये रिपोर्ट बच्चों मैंने आपका द हिंदू से लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपका पिक्चर ही दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने लिया, द हिंदू में दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। तो सिम्टम्स को बच्चों मैंने गूगल से ही लिया हुआ है, उसका भी मैं यहाँ पे फोटो दिखा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे सिम्टम्स को बच्चों हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक तो जैसे मोस्ट कॉमन, लेस कॉमन और सीरियस सिम्टम्स यहाँ पे हम लोगों ने देखते हैं। तो जैसे सबसे कॉमन होता है बच्चों इसमें फीवर, सबसे कॉमन होता है इसमें फीवर। तो इस वजह से देखा होगा बच्चों, जहाँ पे भी चेकिंग होता है तो उसमें एक थर्मामीटर होता है, लेकिन वो रेडिएशंस के थ्रू मेज़र करता है तुम्हारा, ठीक है ना, दूर से ही मेज़र कर लेता है, तो उसके बेसिस पे फीवर देखा जाता है। तो अगर फीवर है तो यहाँ पे एक
चांसेस बन सकता है कि वो कोविड वाला केसेस है, क्योंकि अभी नॉर्मल कोई भी फीवर होता है तो चांसेस हो जाता है उसमें कि कोविड वाला केसेस कहीं तो नहीं है। तो सबसे कॉमन हो गया फीवर। उसके बाद उसमें ड्राई कफ एंड तीसरा है बच्चों टाइडनेस। तो ड्राई कफ में बच्चों देखा कि जैसे सबसे पहले जो आपका SARS-CoV-2 जो है वायरस, वो जब बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले लंग्स को अफेक्टेड करता है, और लंग्स के जब सेल्स मरते हैं बच्चों तो जैसे म्यूकस सिक्रीट होता है उसी तरह से कफिंग सेंसेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा कफ होता है, मतलब खांसी होने लगता है। और ये जो खांसी है वो इनिशियली ड्राई कफ होता है, बाद में जाके वो थोड़ा सा आपका बलगम वाला कफ होने लगता है, ठीक है ना, स्पूटम वाला कफ उसके साथ होने लगता है। तो ड्राई कफ इसमें ये मेन सिम्टम है। लेस कॉमन में आते हैं तो सोर थ्रोट, गले में खराश वगैरह जैसे हो गया, क्योंकि गले का जो यहाँ पे फेरिंगल्स पार्ट जो होता है वहाँ के भी सेल्स मरने लगते हैं, तो वहाँ पे सोर थ्रोट वाला या अदर इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। पेन वगैरह हो गया तो थ्रू आउट द बॉडी हर जगह पे पेन होता रहता है। उसके बाद डायरिया हो सकता है, ठीक है ना, डायरिया दैट मीन्स लूज मोशंस वगैरह कंडीशंस। उसके बाद बच्चों जैसे देखा कि ये जो अगर वायरस अगर आई में आ गया है, मतलब कंजक्टिवा उसको रिसीव कर लिया है, तो कंजक्टिवा के सेल्स क्या हो जाएंगे, वो थोड़ा से वुंडिंग कंडीशंस में आते हैं, मरने लगते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो ये लेस कॉमन्स में। और उसके बाद हेडेक, बच्चों सर में दर्द वगैरह होने लगता है, ये लेस कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके बाद सीरियस सिम्टम्स में बच्चों यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन क्रिटिकल हो गया है तो उस केसेस में बच्चों ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाता है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी मतलब कि लंग्स के जो एल्वेलर पार्ट होते हैं उसमें मैक्सिमम एल्वेलाई बच्चों मर चुका है या उसमें म्यूकस फील हो गया है, तो वो सांस लेने में डिफिकल्ट होता है, और इसी सिचुएशन में बच्चों उसको पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखना होता है। और उसी टाइम पे बच्चों चेस्ट में पेन होता है, और चेस्ट में पेन का रीज़न होता है वही हार्ट के मसल्स वगैरह मर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस बोला जाता है, चेस्ट पेन हो गया। और लॉस ऑफ स्पीच, बोल नहीं पाएगा पेशेंट्स, और उसमें जो भी बॉडी मूवमेंट्स वगैरह होता है और अलग अदर तरह का मूवमेंट्स वो सब भी खत्म होने लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये है सिम्टम्स है कोविड-19 का, ठीक है ना, काफ़ी सीरियस मैटर है बच्चों अभी हमारे लिए, तो जितना भी सेफ्टी हो सके आप अपनाओ, और बेफिजूल का मतलब का घर से बाहर बिल्कुल मत जाओ, समझ गए आ गया बच्चों, ठीक है ना। अगर बाहर जाने का नौबत भी आता है तो मास्क पहनना ना भूलें, और टाइम टू टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, या तो सैनिटाइजर लेके ही करो या तो साबुन से हाथ धो के करो, ठीक है। जितना हो सके आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर पॉपुलेशंस अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएंगे तो चांसेस होता है कंटामिनेशंस के, तो घर में रहें, घर पे रहें और सेफ रहें बच्चों, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, उसमें मैं बच्चों इस वायरस का लाइफ साइकिल्स, मतलब कैसे वो मल्टीप्लाई करता है इस एल्वेलर सेल्स में या अदर सेल्स में, कैसे सेल्स मरता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे सेल्स मर गया, जैसे एल्वेलाई सेल्स मर रहा था कैसे मर गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा जरूर बच्चों, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, इससे मुझे मोटिवेशंस मिलता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।